नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट चंदू सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गोल्डन स्टडी पॉइंट और आज के करंट इशूज में। साथियों, आज के करंट इशूज में हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है और इन दिनों क्यों यह टॉपिक न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, अभी टाइम आप देख लीजिए, टाइम कितना हो रहा है। तो अभी टाइम बज रहा है, टाइम हो रहा है 11:30 हो रहा है। आप घड़ी में देख सकते हैं 11:30 हो रहा है और 11:30 हो रहा है और पढ़ाई का इतना ज़्यादा जुनून है कि आपके बीच अभी मैं करंट इशूज कर रहा हूँ और इसके बाद अपना मैराथन चलेगा, ज़बरदस्त वाला मैराथन चलेगा। अभी अपना 2-3 बजे तक मैराथन कंटिन्यू चलेगा। 2-3 सब्जेक्ट कंटिन्यू होगी, पढ़ाई होगी। साथियों, एक मोटिवेशनल कोर्स के साथ इस शो को स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशनल कोर्स ये है कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहे। चलिए, इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में कहा जाता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता अगर आप देखिएगा तो ये कहाँ आता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का भाग 4 पार्ट 4, इसको DPSP कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो एक तरह से सरकार का गाइडेंस का काम करता है। सरकार को यह बताता है कि किस तरह से कोई मतलब देश चलने वाला है, किस तरह से राज्य चलने वाला है, वह DPSP ही दिखाता है। सरकार को एक तरह से ये मार्गदर्शन का काम करता है। इसी के आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक संहिता होता क्या है, तो चलिए इस घटना को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल का घटना है कि राजस्थान के एक व्यक्ति, राजस्थान के एक कपल थे जिसमें महिला राजस्थान की मीना अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती थी और पुरुष हिंदू थे। दोनों का अंतर्जातीय विवाह हुआ था और पति तलाक के लिए राजस्थान में आवेदन करता है, मतलब याचिका दायर करता है, लेकिन वहाँ से उसका याचिका खारिज हो जाता है। फिर वह हाई कोर्ट में इस चीज़ को चुनौती देता है, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में जब इसको चीज़ चुनौती देता है, मतलब तलाक के लिए अर्जी दायर करता है, तो उसकी पत्नी उस अर्जी के विरुद्ध में याचिका दायर करती है और दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध करती है कि महाशय, ये जो आपके यहाँ जो याचिका दायर किया गया है तलाक के लिए, एक्चुअली में हम मीना अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ प्रावधान है कि हमारे यहाँ तलाक की सुनवाई हमारी राजस्थान की पंचायत करेगी, ये आप नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को जैसे ही हाई कोर्ट में बोला गया, दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट क्या किया, महिला का याचिका खारिज कर दिया और बोला कि महिला का याचिका खारिज कर दिया और फिर से उसको अच्छे से जांच वगैरह और अच्छे से उसको विचार विमर्श करने के लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब पुरुष का आवेदन एक्सेप्ट कर लिया। और वहीं पे दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक टिप्पणी दिया गया सरकार, मतलब इस तरह सरकार को यह बोला गया कि आज भारत जाति, मजहब और समुदाय से ऊपर उठ चुका है। आज भारत में जाति, समुदाय और मजहब का मतलब उतना ज़्यादा कोई विशेषता नहीं है। आज अंतर्जातीय विवाह काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अंतर्जातीय विवाह हो रहा है, अंतर सामुदायिक विवाह हो रहा है, मतलब कि एक धर्म से दूसरे धर्म में, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और हमारे यहाँ प्रावधान है कि हम लोगों के यहाँ अलग अलग समुदाय के लिए जो पर्सनल लॉ एक्ट है, पर्सनल लॉ एक्ट है, पर्सनल लॉ कानून है, पर्सनल लॉ एक्ट है, उस लॉ एक्ट में क्या किया गया है, अलग अलग जाति समुदाय के लिए, अलग अलग समुदाय और धर्म के लिए अलग अलग तरह का कानून बनाया गया है। जैसे तलाक से संबंधित मुद्दा हो उसके लिए हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए अलग अलग कानून है। उसी तरह से अगर विरासत की बात करते हैं तो उसके लिए अलग कानून है। किसी बच्चे को गोद लेना है तो गोद लेने के लिए भी अलग कानून है, ठीक है। विवाह के लिए अलग कानून है। तो इस तरह का पर्सनल लॉ एक्ट में अलग अलग तरह के कानून का व्यवस्था किया गया है। तो हाई कोर्ट का कहना था कि आज अंतर्जातीय विवाह काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आज लोग जाति, समुदाय और मजहब को उतना महत्व नहीं दे रहा है। तो सरकार को यह ऐसे करना चाहिए कि आज अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना चाहिए, जो कि ऑलरेडी संविधान के पार्ट
4 और आर्टिकल 44 में मेंशन है। तो ये चीज़ को हमको मतलब सरकार से अनुरोध किया गया हाई कोर्ट का कि ये चीज़ कर देना चाहिए। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या था, समान नागरिक संहिता। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि हिंदुओं में विवाह के लिए अलग कानून है, मुस्लिम विवाह के लिए अलग कानून है। हिंदू में तलाक के लिए अलग तरह का प्रोसेस है, मुस्लिम में तलाक के लिए अलग तरह का कानून प्रोसेस की व्यवस्था किया गया है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो उसमें चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म से बिलोंग कर रहा हो, कोई भी जाति से बिलोंग कर रहा हो, उसके लिए एक समान पूरे देश में कानून रहेगा, पूरे देश में एक ही समान कानून रहेगा। इस तरह का कोई भी मतलब अलग अलग तरह के कानून का व्यवस्था नहीं रहेगा। ये पहला बार नहीं हो रहा है, एक्चुअली में हमारे यहाँ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और उस राज्य का नाम है गोवा। गोवा राज्य में 1867 से ही क्या हो रहा है, तो 1867 से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि पुर्तगाल के द्वारा लाया गया था, इस चीज़ को यहाँ पे लागू किया गया है और अभी भी यह चल रहा है, अभी भी यह चल रहा है। 1961 जब आप लोगों को याद होगा कि जब गोवा भारत में शामिल हुआ और पुर्तगाल यहाँ से गए तो गोवा भारत में एक स्टेट के रूप में शामिल हुआ। शामिल होने के बाद भी वहाँ पे अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि वहाँ पे चाहे कोई भी धर्म या समुदाय का लोग हो, उसके लिए एक ही तरह का कानून है। ये नहीं कि मुस्लिम के लिए अलग कानून, हिंदू के लिए अलग कानून, सिख के लिए अलग कानून, ऐसा किसी तरह का व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो गोवा में 1861 में पुर्तगाल के द्वारा, पोर्टुगीज के द्वारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया था वो अभी भी यहाँ पे चल रहा है। 1961 में जब गोवा हम लोगों के भारत में एक स्टेट के रूप में शामिल हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये व्यवस्था है। तो गोवा अपने यहाँ एकमात्र ऐसा राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करता है। इससे पहले अगर इस घटना की मतलब अभी जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ से पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1985 में एक मुद्दा आया था सहबानो केस। सहबानो केस वाला जो मुद्दा था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात बोला गया कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा, अब भारत बहुत बदल चुका है। भारत अब समुदाय जाति से परे हो चुका है, ऊपर उठ चुका है। तो अब हम लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की आवश्यकता है। यहाँ पे एक इसकी हम कमी को देखते हैं, तो इसमें मतलब इससे हानि क्या होने वाला है, तो हानि ये होने वाला है मतलब इससे अगर नुकसान की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 जो कि फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट में हम लोगों को आर्टिकल 25 में होता है कि हम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। मतलब हम लोगों को अलग अलग धर्म, जिस धर्म को मन करेगा उसको स्वीकार करने का, उसके प्रोसेस को फॉलो करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 25 का ये उल्लंघन होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे यह कहना है कि आर्टिकल 25 जो कि संविधान में मेंशन है, इस चीज़ का उल्लंघन होगा। लेकिन अभी तक देखा गया है तो कुछ अच्छा करने के मतलब कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ चीज़ होना भी पड़ता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 25 को हम लोगों को मतलब एक तरह से इग्नोर करके चलना होगा। यही था यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।